नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भैया हितानंद अग्रवाल जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दो पहिया में रवाना हुआ प्रश्न पत्र के बंडल का झोला, इधर छात्र नहीं नकल के साथ शिक्षक पकड़े गए। परीक्षा उत्सव के पहले दिन अजब गजब। डीएमएफ घोटाले में ईडी की कई शहरों में छापे, इनमें पूर्व मंत्री के करीबी भी। महादेव ऐप में मेन ऑपरेटर गिरफ्तार, चैनल से जुड़े लोगों की 1300 करोड़ की संपत्ति जब्त। क्या लगता है जिस तरह से कल पूरे दिन चलता रहा डीएमएफ घोटाले को लेकर, पूरे प्रदेश में विषय बना रहा, क्या लगता है दो पूर्व मंत्री के करीबियों के यहाँ भी छापा पड़ा, जिसमें कोरबा भी एक विषय था। जेपी अग्रवाल जी के यहाँ छापा पड़ा था, क्या है पूरा मामला? डीएमएफ घोटाले से पूरा प्रदेश वाकिफ है, पूरा अपने कोरबा जिला वाकिफ है। जिस प्रकार से पूर्व की सरकार 5 वर्ष के कांग्रेस की सरकार में डीएमएफ के बड़े बड़े घोटाले हुए, घोटाले तो कई हुए उस 5 साल में, लेकिन डीएमएफ घोटाले की अपन बात करें, महादेव ऐप सट्टा जिसमें और कई हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। यानी आप सोचिए कि उस ऐप में कितना बड़ा करप्शन हुआ होगा, स्कैम हुआ होगा, और पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से और कितने पैसे को इन्होंने इकट्ठा किया। विधानसभा चुनाव के समय तो वो भी आया था ना कि 540 करोड़ रुपए पूर्व सीएम के पास विनोद वर्मा के थ्रू गया हुआ था, तमाम चीजें थी। ये तो क्लियर था और उनका स्टेटमेंट भी था जो सट्टा चलाने वाले थे, और उन्होंने खुद बयान दिया कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में हुआ और इनके हाथों और हमने पैसा का ट्रांसफर किया। तो ये तो पूरा जांच का विषय है और कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए और अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कोरबा भी अछूता नहीं है। हमारे कोरबा में भी कल ईडी की टीम और पूर्व मंत्री के करीबियों के घर में घुसी और जांच पड़ताल कर रही है। यानी कितना गंभीर विषय है। सोचिए, जनता के खून पसीने की कमाई को और इस प्रकार से राजनेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार में उड़ा देना, यानी ये तो बिल्कुल इनको राजनीति छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार के नेताओं को जेल में होना चाहिए। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में जो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था, काफी बड़ी वजह रही कि कांग्रेस को करारी हार मिली? कारण वही रहा। आज उन्होंने विकास कार्य तो कुछ किया नहीं 5 साल में, केवल भ्रष्टाचार और करप्शन। चाहे वो कोयले की बात हो, हम कोयला नगरी में रहते हैं, यहाँ से सैकड़ों ट्रक पार करवा दे रहे थे इन लोग कोयले का। राखड़ में भ्रष्टाचार, कहीं भी इन लोग राखड़ को फेंक दे रहे थे। रेत में बालू में भ्रष्टाचार कि ये रॉयल्टी को जारी नहीं कर रहे थे और अपने लोगों को काम दिला दे रहे थे। इवन यानी आबकारी का घोटाला, शराब घोटाला, शराब जैसी चीज़ों में भी लोग घोटाला कर सकते हैं। सोचिए कि वहाँ पे हर दुकान में और 2 पेटी रखी जाती थी, एक पेटी जिसमें एक्साइज टैक्स दिया जा रहा है वो, और एक बगैर टैक्स की पेटी, लेबल को बदल दिया जा रहा था। यानी इस प्रकार का घोटाला। गोबर घोटाला आज तक आपने नहीं सुना होगा, गोबर तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, गौ माता को नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोग सत्ता में कहाँ से रहेंगे? जनता सब देखती है। डीएमएफ की आपने बात कही, क्या लगता है जिस तरह से कोरबा में बीते 5 वर्षों में डीएमएफ की जो राशि का बंदर बाट हुआ है, उसी तारतम्य में पुलिस, माफ करिएगा, ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या लगता है कि क्या है पूरा मामला? कोरबा में बड़ी नजदीक से आप भी देख रहे हैं जिस तरह से डीएमएफ की राशि का बंदर बाट हुआ है। कोरबा में डीएमएफ की राशि और हमारे कोरबा को सबसे अधिक मिलता है। चूँकि यहाँ माइनिंग क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र होने के कारण लगभग 500 करोड़ से ऊपर की राशि हर साल कोरबा को डीएमएफ से मिलती है। और केवल राजनेता बैठ के ये षड्यंत्र करते हैं कि कैसे ये 500 करोड़ का बंदर बाट कर लिया जाए। इन लोग कुछ भी इस प्रकार की योजना लाते हैं जो केवल कागजों में रहती है, धरातल में नहीं रहती। इसी में एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। चूँकि नगर निगम से जुड़ा हुआ नेता प्रतिपक्ष के नाते डीएमएफ से 10 करोड़ रुपए नगर निगम को मिला और डामर की रोड बनाने के लिए। लेकिन डामर की रोड बनाना तो दूर की बात है, इन्होंने क्या किया, जो अच्छी रोड थी उसके ऊपर पतली परत बिछा दिए, और वो भी परत 2 दिन बाद। और जब वहाँ के लोगों ने शिकायत की, हम लोगों ने जाके वहाँ निरीक्षण किया, देखे तो हाथ से वो उखड़ जा रही है, डामर और बजरी अलग हो जा रहा है। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार की 10 करोड़ रुपए की सड़क में आप वहाँ पे 10 लाख रुपए का भी काम नहीं कर रहे हैं। दाल में नमक चलता है, लेकिन पूरी नमक यहाँ पे इस प्रकार से, दाली पूरी नमक है। तो कैसे यहाँ विकास कार्य होगा? और आप अगर पैसा रखेंगे, जैसे
आपका लोटा भर जाएगा पानी से तो छलकेगा। तो इनके पास इतने पैसे हो गए हैं कि ये छलक रहे हैं राजनेताओं के पास कि अब ईडी को भी सब दिखने लग गया है और ईडी जा रही है और जांच कर रही है। और मैं बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये कहा है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों के घर से और पैसे निकलवाएंगे, क्योंकि वो गरीब जनता के लिए संवेदनशील प्रधानमंत्री, और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार के राजनेता अगर भ्रष्टाचार की कमाई से अपने घर परिवार को चलाएं और इस प्रकार से यानी सैकड़ों करोड़ों रुपए खून पसीने की कमाई को और वो घूसखोरी में लगाएं, भ्रष्टाचार में लगाएं। बिल्कुल, मुझे याद है कि जिस तरह से आप लोगों ने व्यापारियों से कमीशन के लिए पैसा लिया था लगभग 2600 रुपए, जिसको ले जाके निगम के महापौर को दिया, वो भी चोरी हो गया। ये प्रतीकात्मक हम लोगों ने, और महापौर आपको पता है कि नगर निगम में किस प्रकार से गुणवत्ता का काम होता है। लेकिन गुणवत्ता खराब क्यों होती है? क्योंकि कमीशन खोरी है। महापौर जैसे सर्वोच्च नगर निगम के सीट पे बैठने वाले व्यक्ति द्वारा भी अगर 3% कमीशन लिया जाएगा और वहाँ पे अन्य अधिकारी को वो कैसे रोकेंगे? टोटल 20-25% का कमीशन जा रहा है, ठेकेदार को भी 10-15% कमाना है, उसके बाद वो लोग एडजस्टमेंट भी करते हैं, यानी 100 रुपए के काम में से 10 रुपए धरातल पे लग रहा है, तो कैसे विकास होगा? महापौर जी को हम लोगों ने कहा कि महापौर जी कमीशन खोरी बंद करें, आपकी सेवा भाव से काम करिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और उनको जगाने के लिए हम लोग भाजपा पार्षद दल ने व्यापारियों से पूरा घंटा घर से लेके कोसाबाड़ी चौक तक और हम लोगों ने भीख मांगी और भीख की पोटली 7,600 रुपये की ले जाके महापौर जी के केबिन में रखे और बोले कि महापौर जी आप अपने कमीशन की भूख इससे शांत कर लो, कम पड़ेगा तो हम और लाके देंगे, लेकिन गुणवत्ता में आप कमीशन खोरी मत करिए, क्योंकि ये जनता के खून पसीने की कमाई है। लेकिन आपको ये बात बताऊं कि वो भी गायब हो गया। उसमें भी आप या तो महापौर जी अपने घर ले गए और या तो फिर वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई या निगम से चोरी हो गई। बिल्कुल, डीएमएफ घोटाले में ईडी के कई शहरों में छापे, इनमें पूर्व मंत्री करीबी भी। दुर्ग से विजय के नाम पर मुहर, रायपुर में ब्रिजमोहन के नाम पर गंभीर मंथन। ब्रिजमोहन से पूछी जाएगी उनकी मंशा, 30% महिलाओं को बनाया जा रहा है प्रत्याशी। क्या लगता है? 11 लोकसभा है छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में हो रही है चर्चा। क्या लगता है? कोरबा से सरोज पांडे जी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। क्या होगी स्थिति लोकसभा चुनाव की? कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट को और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सर्वे ही आप देख सकते हैं, जितने भी सर्वे भी बता रहा है। और इस प्रकार से क्षेत्र की जनता और मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में देश को जो आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बनाने में जो लगे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये पूरी जनता मन बना चुकी है। 11 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। कोरबा की बात है, कोरबा में कई प्रत्याशियों का नाम चल रहा है। परसों संसदीय दल, केंद्रीय संसदीय दल की बैठक भी हुई है, निश्चित ही उसमें कई सीटों पे चर्चा भी हुई होगी, लेकिन अभी खुल के कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी प्रत्याशी रहेगा, हमारा हर कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ नेता, हर पदाधिकारी और बिल्कुल ये केवल सुशासन की बात करता है, केवल जनता के हित की बात करता है, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा प्रचंड मतों से यहाँ कोरबा से जीतेंगे। भाजपा अब की बार कह रही है कि 400 पार। दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एक साथ हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी को रोकना है। क्या लगता है इंडी गठबंधन काम कर पाएगा, या फिर जिस तरह से विवाद चल रहा है, नीतीश कुमार अलग राह पे हैं, अरविंद केजरीवाल, तमाम चीज़ें जो चल रही हैं आपके सामने है, क्या लगता है गठबंधन काम कर पाएगा? आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से और इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। आज नीतीश कुमार जी बिहार में और की ओर आ गए हैं, उससे अलग कर ली हैं अपने आप को, भाजपा से एनडीए से जोड़ चुके हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दिल्ली में भी केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इतनी सीट देंगे। ममता बनर्जी का भी वही हाल है। तो इनके जो अलायंस है वो आपस में टूट चुके हैं, तालमेल इनका नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस से जुड़ने में ये डर रहे हैं जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। सबसे बड़ी बात उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस के साथ हम अलायंस कर लेंगे तो उनकी जो सीट आने वाली है वो भी कम हो जाएगी। तो इस दृष्टि से इंडिया गठबंधन में जितने भी क्षेत्रीय गठ पहले जोड़ रहे थे, अब वो डर रहे हैं और वो अलग हो रहे हैं। जहाँ तक बात करें अपन भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार 400 पार निश्चित ही, अगर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो पूरा होगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा और गारंटी की बात की जाती है, उसी प्रकार से और जनता भी उनको ये गारंटी दे रही है कि अब की बार 400 पार।
क्योंकि गारंटी में प्रधानमंत्री जी ने गरीब हित की बात की है। आज प्रधानमंत्री आवास से लेके महिलाओं के लिए महतारी योजना, महतारी वंदन योजना, विभिन्न योजनाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आज आयुष्मान कार्ड, इतनी विभिन्न योजनाओं को उन्होंने दिया है क्षेत्र की जनता के लिए। आज पहले हम धर्म की बात करते थे, पहले समाज की बात करते थे, लेकिन अब बात होने लग गया है हितग्राही वर्ग, लाभार्थी वर्ग, महिलाओं की बात होने लग गई है, युवाओं की बात होने लग गई है, किसानों की बात होने लग गई है, गरीबों की बात होने लग गई है। अब ये समाज और धर्म से ऊपर प्रधानमंत्री जी ने देश को उठा दिया है और केवल एक ही शब्द चलता है कि हितग्राही। आज जो भी आज किसी भी वर्ग के रहें, सबको उस वर्ग के अनुसार प्रधानमंत्री जी और उनका कैसे लाभ पहुँचे इस बात की चिंता कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर बिल्कुल केंद्र सरकार ने 10 सालों में दिए प्रदेश को 3.70 लाख करोड़ रुपए। किरण देव बोले कर हस्तांतरण में मिले 4,842 करोड़ रुपए समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने में आएंगे काम। क्या लगता है कि डबल इंजन की अब सरकार बन चुकी है, छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में राशि मिल रही है। क्या लगता है किस तरह से होगा छत्तीसगढ़ आने वाले 5 वर्षों में? निश्चित ही केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जी डॉक्टर अपने विष्णुदेव साई जी की जी प्रदेश की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार अब दोहरी गति से, डबल गति से विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी 5 साल छत्तीसगढ़ को पैसे दिए। अभी आपने देखा पेपर में कि 10 साल में 3.7 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन पिछले 5 वर्ष में विकास नहीं हुआ क्योंकि वो सोच नहीं थी, केवल भ्रष्टाचार की सरकार थी, केवल कमीशन खोरी का राज चल रहा था। लेकिन अब विकास करने वाली सरकार बैठ गई है तो निश्चित ही इसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा और यहाँ प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से बढ़ेगा, साथ में जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक जाएगा। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव, भाजपा में 5 घंटे मंथन, पहली सूची में 2 से 3 दिन में मिशन 370 के लिए 180 नाम फाइनल, ओबीसी पर फोकस, इंडिया की मुंबई पर महारैली, 10 मार्च से पहले सभी राज्यों में सीट बंटवारा पूरा करने की तैयारी। क्या लगता है कि इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है मुंबई में महारैली करेगी? अभी इसके पहले राहुल गांधी यात्रा पर थे, न्याय यात्रा, न्याय किससे मांगे पता ही नहीं चला। अब लग रहा है फिर से एक यात्रा पर है या फिर महारैली होगी, वही उसी बात पर फिर आते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा की सीट बढ़ा के आते हैं जी। क्योंकि जिस प्रकार से वो उलूल झुलूर बातें करते हैं, उनको धरातल का ध्यान नहीं रहता, उनको वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में ध्यान नहीं रहता। जिनको जाना है तो ये पश्चिम बंगाल जाए, पश्चिम बंगाल में जाके देखें कि किस प्रकार से ये बोलने से डरते हैं। आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट गई और वहाँ के लिए राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे और टीएमसी के कार्यालय में और अभद्रता और इस प्रकार का कुकृत्य कार्य हुआ, लेकिन जहाँ पे बोलना है वहाँ पे राहुल गांधी जी बोलते नहीं, इंडिया गठबंधन बोलता नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में आगे चल रही है। बिल्कुल। 18 राज्यों में 350 सीटों पर रात भर मंथन के बाद भाजपा ने लिया निर्णय, 100 से ज़्यादा नए चेहरों पर दाव। क्या लगता है नए चेहरों पर दाव खेल रही है भाजपा? दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार थी पूर्व में, भूपेश बघेल सीधा बोल रहे चुनाव नहीं लड़ूंगा, टीएस बाबा स्वास्थ्यगत कारणों से बोल रहे चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ चेहरों की कमी है, यहाँ नए चेहरों पर दाव खेला जा रहा है। आज कांग्रेस के बड़े नेता भी ये मान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भाजपा की झोली में जा रही है। जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, भूपेश बघेल जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और वो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, टीएस बाबा जैसे उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कि 11 सीट में किनको लड़ाया जाए। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कितने आगे निकल चुकी है। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। पक्ष में 26 और विपक्ष में इतने ही पार्षदों के होने से डगमगाया बजट, सभापति के मत से फैसला। क्या लगता है कल बड़े हंगामों के बीच में नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई? क्या क्या था एजेंडा? क्या कुछ नया था या फिर वही पुरानी चीज़ों को कॉपी किया गया? कल के सदन में सामान्य सभा की जो
बैठक हुई, वो आप देखे भी हैं, समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं किस प्रकार से। और पूरे आप अगर बजट का अध्ययन करेंगे, बजट की कॉपी जो पेश की गई है, बजट में केवल कॉपी पेस्ट है, बजट में कुछ भी नया नहीं है कोरबा के लिए। आज ये 800-900 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हैं, लेकिन धरातल में 8 करोड़ भी लगता हुआ नहीं दिखता है। ये बता दें कि पिछले बार के 800 करोड़ का 80 करोड़ रुपए कहाँ लगाए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल सदन में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई और कहा कि ये शेष दिखाते हैं 380 करोड़ रुपए बजट में शेष, और इस बार की आय और व्यय का वर्णन दिए हैं। 380 करोड़ रुपए ये शेष दिखा रहे हैं, तो पिछले साल का अगर 380 करोड़ रुपए शेष है, तो पार्षद लोग जब प्रस्ताव लेके जाते हैं कि यहाँ पे रोड बनवाना है, यहाँ पे नाली बनवाना है, यहाँ पे डामर की सड़क बनवानी है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है, तो उनके प्रस्ताव को और टोकरी में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि अभी नगर निगम के पास मद नहीं है, फंड नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ जांच होनी चाहिए इस बात की कि 380 करोड़ रुपए इनके पास है भी कि नहीं, कि उसको भी, और महापौर जी केवल कागज में दिखा रहे हैं और फिजिकल वो गायब हो चुका है। तो ये सब जांच का विषय है। एजेंडे में कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं था कि जो जनहित से जुड़ा हुआ एजेंडा होगा उसमें। ये केवल तुष्टीकरण के नाम पे और ज़मीनों को धर्म विशेष के लिए और कब्रिस्तान के लिए अलॉटमेंट का लेके आए थे, जिसको सभी पार्षदों ने और हंगामा किया कि भाई इस प्रकार से अगर आप धर्म विशेष, समाज विशेष को अगर ज़मीन अलाट करने लग जाएंगे तो इस प्रकार से तो फिर नगर निगम के पास ज़मीन नहीं बचेगी। तो काफ़ी और हंगामा हुआ वहाँ पे। जो सभागार नया बना है, सभागार के नाम को लेके भी काफ़ी हंगामा हुआ। सभागार का नाम इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नामकरण किया। हम व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि कुछ भी बनेगा तो उसको गांधी परिवार के नाम से जोड़ देंगे। स्टेडियम बना तो उसका नाम इंदिरा गांधी स्टेडियम रख दिए, ऑडिटोरियम बना तो उसका नाम राजीव गांधी ऑडिटोरियम रख दिए, उसी प्रकार से सभागार बना तो इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू रख दिए। आज आप एक परिवार से बाहर निकलिए, अन्य भी महापुरुष हैं, अन्य भी संत हैं, अन्य भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्षेत्र को दिशा और दशा दी है। कई शहीद हैं, हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले कई महापुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अंत्योदय का पाठ पढ़ाया। तो आज आप बाहर निकलिए गांधी परिवार से। हम लोगों ने सामूहिक रूप से और भाजपा पार्षद दल ने तय किया कि उस सभागार का नाम पूज्य बाबा गुरु घासीदास सभागार होना चाहिए। हम लोगों ने सभी भाजपा पार्षदों ने और तख्ती नामकरण की वहाँ पे लगाई है, और हमारे दृष्टि से उसका नामकरण बाबा के नाम पे होना चाहिए। और हमने ये सदन में भी बात रखी और इस पे विचार भी सदन को करना चाहिए। कांग्रेसियों को अगर बाबा के नाम से परहेज होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा के नाम से अच्छा नाम वहाँ उस सभागार का नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने महापौर के नाम पर जादुई पिटारा खोला था। उस पिटारे में क्या क्या था, पूरा क्या था? महापौर जी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं 5 वर्ष से जी। और जनता को उन्होंने 5 वर्षों में 5 बार बजट का पिटारा खोला जी। उस पिटारे में कुछ नहीं निकलता, केवल उस पिटारे में भ्रष्टाचार और करप्शन निकलता है। उस पिटारे में निष्क्रियता महापौर की दिखती है। हमने एक पिटारा कल महापौर को सौंपा जो उनको आईना दिखाने वाला पिटारा था कि उन्होंने 5 वर्ष में कोरबा की जनता को क्या दिया। उन्होंने कोरबा की जनता को विकास नहीं दिया, उन्होंने कोरबा की जनता को राखड़ दिया है। जिस प्रकार से राखड़ का अंबार फैला हुआ है, कहीं भी राखड़ फेंक दी जा रही है। आज नगर निगम क्षेत्र में अगर राखड़ डाला जाता है तो उसकी एनओसी लेनी चाहिए विधिवत। तो एनओसी लिए बगैर अगर राखड़ डाला जा रहा है यानी महापौर की मौन स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है यानी भ्रष्टाचार है। उन्होंने राखड़ से पूरे सब लोगों के स्वास्थ्य को और खराब करने का पाप किया है महापौर ने। उसके अलावा कचड़े के नाम पे इतने करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं, लेकिन कचड़े का आप देखेंगे तो जहां तहां अंबार पड़ा रहता है। हमने उस पिटारे में कचड़ा इनको दिखाया कि महापौर आपने ये कचड़ा दिया है कोरबा को 5 साल में, ये कचड़ा हम आपको वापस करते हैं, भेंट स्वरूप हमने कचड़ा दिया। हमने उनको बजरी दी, जो बजरी डामर आज 5 साल में 50 करोड़ रुपए का डामर का काम हुआ, लेकिन डामर का जहां काम हुआ है वो 2 महीने भी नहीं चल पा रहा है।
भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो हमने वो बजरी उठाई हुई बजरी दी कि आपने कोरबा की जनता को ठगा है, ये सड़क आपने दी है, डामर की सड़क। इस प्रकार से महापौर ने कोरबा की जनता को गंदा पानी दिया। आज प्रधानमंत्री जी ने और अमृत जल योजना के तहत जल मिशन योजना के तहत घर घर नल योजना के तहत 500 करोड़ से ऊपर की राशि और 3 फेस में कोरबा नगर निगम को दिया और 500 करोड़ रुपए का इन्होंने बंदरबाट कर दिया। आज 24 घंटे पानी जो घर घर मिलना था वो 24 मिनट भी नहीं मिलता है। आज कहीं भी आप चले जाइए क्षेत्र में 24 मिनट सुबह पानी मिलेगा, 24 मिनट शाम को पानी मिलेगा और वो भी गंदा पानी मिलेगा। तो जिसको लेके हमने और आवाज़ उठाई और वो जादुई पिटारा, महापौर का जादुई पिटारा उनको हमने गिफ्ट दिया कि ये कोरबा की जनता आपको भेंट दे रही है महापौर जी, क्योंकि अब ये आपके विदाई का समय आ चुका है। तो उनका फेयरवेल पार्टी है, आप ये लीजिए, जो आपने जनता को दिया है जनता वो आपको दे रही है। क्योंकि आने वाला अब 8 महीने बाद निगम का भी चुनाव है और निगम के चुनाव में जनता वो महापौर के ऊपर राखड़ी डालना चाहती है, कचड़ा ही डालना चाहती है और गंदा पानी ही डालना चाहती है। इसके पहले आपने वो क्या बोलते हैं उसका एक माला पहनाई थी, बेशरम की माला पहनाई, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा। अब की बार ये चर्चा का विषय रहा। हम तो विपक्ष में हैं। देखिए उमेश भैया, हमारा काम है महापौर को जगाना कि वो थोड़ा सा जागे और जाग के अपनी निष्क्रियता को छोड़ें, अपने प्रबंधन को ठीक करें, भ्रष्टाचार को बंद करें, अधिकारियों पे अंकुश लगाएं, अपने विज़न को ठीक करें और कोरबा के विकास की बात करें। आज कोरबा नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं है। आप देख रहे हैं 800-900 करोड़ रुपए का बजट, पूरे छत्तीसगढ़ में किसी नगर निगम का इतना बड़ा बजट नहीं रहता। आज हमारे पास आय के सोर्स हैं, डीएमएफ से आता है पैसा, सीएसआर से पैसा आता है, अधोसंरचना से पैसा आता है, यहाँ से टैक्स से ये पैसे वसूल रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोरबा का विकास नहीं होगा तो ऐसे महापौर को अपने कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। हमने उस समय भी इनको बेशरम की माला पहना के जगाया कि महापौर जी जग जाइए, बेशर्मी छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने जागने का नाम नहीं लिया। हमने बीच में एक सभा में इनको लॉलीपॉप की माला पहनाई थी कि महापौर जी आप कोरबा की जनता को लॉलीपॉप देना बंद करिए और जाग जाइए, लेकिन इन्होंने जागना का नाम ही नहीं लेते। हमने इनको कीर्तन भजन करके ढिंडोरा पीटा, लेकिन ये जागने के ही नाम नहीं लेते। तो इस प्रकार से हमने साकेत भवन में तालाबंदी की। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार हमने साकेत भवन का घेराव किया, 3 बार, लेकिन ये जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य विरोध प्रदर्शन करना नहीं रहता, हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं रहता, हमारा उद्देश्य प्रतीकात्मक रहता है कि जो सत्ता में बैठे हैं राजनेता वो जागें और कोरबा के जनता के हित की बात करें, विकास की बात करें। विपक्ष का यही काम भी है। एक पार्षद ने मुझे भी बताया कि जो पूरा जो एजेंडा था, उस एजेंडे में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए भी कुछ ऐसे एजेंडे थे जो व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए थे। ऐसा भी कुछ था क्या? उसमें कुछ 2-3 एजेंडे ऐसे भी थे जिसमें लाभ पहुंचाने के लिए, और ये अपने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम को भी डाले हुए थे कि उनको 7,000 रुपये और सालाना मिलेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने उस एजेंडे का विरोध किया और पूरे सदन में बताए उस एजेंडे के बारे में कि इसमें ये त्रुटि है, इसकी त्रुटि है, और उस एजेंडे को हमने गिराया भी। बिल्कुल। कल ही सामान्य सभा की बैठक हुई है और आज डिप्टी सीएम जो नगरीय निकाय के मंत्री हैं वो कोरबा आ रहे हैं। इसके बाद आपसे पिछली बार भी बात हुई थी कि उनके आने के बाद से कमीशन खोरी पूरी तरह से बंद हो गई है। पहली बार कोरबा आ रहे हैं, क्या लगता है क्या सौगात मिलेगी कोरबा को? बिल्कुल, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पीएचई मंत्री, विधि विधायी मंत्री और परम सम्माननीय सरल स्वभाव के पूर्व सांसद ऐसे हमारे अरुण साहू जी का कोरबा आगमन हो रहा है। और निश्चित ही कोरबा के विकास के लिए वो एक सोच देंगे, उनके द्वारा एक दिशा दी जाएगी। जैसे उन्होंने एक स्टार्टिंग में टेलर, आपने कहा ना कि उन्होंने टेलर एक दे दिया कि कमीशन खोरी बंद हो जाए, और नगर निगम में और आयुक्त समेत अन्य अधिकारी कमीशन लेने से और अब डरने लग गए हैं। आयुक्त महोदया कमीशन नहीं ले रही है, स्पष्ट उनका निर्देश है कि और भी कोई कमीशन न ले। महापौर भी अपना कमीशन को बंद कर दे, नहीं तो जेल जाएंगे वो। तो इस प्रकार का निर्देश है, तो निश्चित ही उनके आने से कसावट आएगी और क्षेत्र का विकास होगा। बिल्कुल। स्थानीय प्रबंधन ने शुरू की तैयारी, बालकों में होगी स्थानीय युवाओं की भर्ती। परीक्षा के बाद नियुक्ति 21 साल से नहीं हो पा रही थी नियमित भर्ती। क्या लगता है अभी अब बालकों एक और बोल रही है कि अब स्थानीय युवाओं को मौका मिलेगा? क्या वाकई में मौका मिलता है कि बाहर के ही लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बड़े बड़े पदों में जो भी इंजीनियर हैं वो बाहर के लोग होते हैं, अब मौका मिलेगा? देखिए, कथनी और करनी में अंतर रहता है। बालकों में एक्सपेंशन अभी
स्मेल्टर का विकास भी हो रहा है, विस्तार हो रहा है। निश्चित ही नौकरियों में भर्ती होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि स्थानीय कोरबा ज़िले के लोगों को प्राथमिकता मिले, क्योंकि यहाँ के लोग धूल डस्ट खा रहे हैं, आपके प्लांट से होने वाले प्रदूषण को झेल रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को स्थान मिलना चाहिए। बालकों के कोरबा ज़िले के लोग जिस योग्यता के हैं, जहाँ तक उनकी शिक्षा हुई है उस आधार पे और उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और ये मांग होनी चाहिए, हमारे बड़े नेताओं से भी मैं मांग करूँगा कि 100% में से 95% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। 5% जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है टेक्निकल अगर किसी प्रकार से, उसके लिए आप भले बाहर से लाएं, लेकिन 95% तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं हमारे बच्चे, और यहाँ पे कोरबा के बच्चे, बालकों के बच्चे सब शिक्षित हैं, होनहार हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। विधानसभा सत्र के दौरान बालकों और राखड़ का मुद्दा काफ़ी उठा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे 5 साल बालको, ब्लैक स्मिथ और तमाम चीज़ें चली हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें बालको और अन्य संयंत्र को भी जिस प्रकार से कोरबा जिले में 5 वर्षों में इन लोगों ने राखड़ को जहां तहां फेंका है, प्रदूषण को फैलाया है, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है, इसको लेके 5 वर्ष तो कांग्रेस कमीशन खोरी के कारण ये चला, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। अब आपको नियम से काम करना पड़ेगा कि आपको बंद गाड़ियों में राखड़ का परिवहन करना पड़ेगा, जो कैप्सूल वाहन के माध्यम से, और जिस जगह का परमिशन हुआ है उसी जगह आपको डालना है। आप कहीं भी अन्य जगह नहीं डाल सकते। विभिन्न विभागों की एनओसी लेनी पड़ेगी। और हमारे माननीय मंत्री महोदय ओपी चौधरी जी ने सदन में कहा भी है कि बिल्कुल जांच होगी और अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। इसके पहले नहीं लगता कि बालको वेदांता कंपनी के ऊपर सीएम हाउस का इतना दबाव था कि जिसको बोला जाता था इस काम को दीजिए तो उसी को वह काम दिया जाता, चाहे कोयले का हो कि राखड़ का हो? हम लोग तो ऐसा सुनते थे पिछले बार 5 वर्ष तक कि आपको टेंडर डालने की ज़रूरत नहीं है बालको में, आपको बालको सीओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट में कमर्शियल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ जाना है? तो सीएम हाउस जाना है। आप हाउस जाइए और वहाँ पे तय करिए कि क्या आप लोगों का कमीशन है, कितना दिया जाएगा। आप 20% दे रहे हैं कि 30% कि 40%, उसके हिसाब से वहाँ से एक फ़ोन आता था और उस फ़ोन के आधार पे तुरंत आपका ऑर्डर बन जाता था। बाकी किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं, किसी प्रकार का टेंडर नहीं, इस प्रकार से चला है। लेकिन अब पद्धति चेंज हो गई है और अब कार्य में एक गति आएगी, काम में कसावट आएगा, काम में एक सफाई और शुद्धता देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। उस समय जो लोग फोन करते थे अब वो लोग जेल में हैं। अब वो जेल में है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, या बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, नमस्कार।